नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जीके मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं जो आज के मॉक टेस्ट में जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उनमें से प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर और आप देखेंगे और सभी हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं प्रथम क्वेश्चन क्या है। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, बताएंगे सभी। तो इसमें आपके चार ऑप्शन है: भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अधिनियम इसके लिए आपका सही आंसर है, बताएंगे सभी। तो भारत में आपसे पूछा है कि संघीय न्यायालय की स्थापना, कौन सा न्यायालय आपका संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। संघीय न्यायालय यहाँ से आपसे पूछा है। संघीय न्यायालय या इंग्लिश में आप इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे फेडरल कोर्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं फेडरल कोर्ट। तो संघीय न्यायालय या आपसे पूछा जाएगा फेडरल कोर्ट की जो स्थापना है वो किस अधिनियम के माध्यम से आपकी की गई थी। तो आपने पढ़ा होगा चार ऑप्शन है। अब चार ऑप्शन में कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसके लिए सही आंसर हो, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट की स्थापना आप पढ़ते हैं जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से 1 अक्टूबर 1937 में इसकी स्थापना की गई। 1 अक्टूबर 1937 में इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, आपने पढ़ा होगा दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। और फेडरल कोर्ट में उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी थी, 7+1, 7+1 रखी थी। और आपसे पूछा जाएगा फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो आप ये भी याद रखेंगे प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश, तो आप याद रखेंगे कौन थे, इनका नाम याद रखेंगे। इनका नाम था मैरिस गवेयर। क्या नाम था, मैरिस गवेयर इनका नाम था। उसके बाद ये भी याद रखेंगे जो फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 में इसमें नाम चेंज कर दिया और इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया जी सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम रख दिया, फेडरल कोर्ट का नाम क्या रख दिया, सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट का विवरण मिलता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गठन और संरचना कौन से आर्टिकल में, 124 आर्टिकल में। और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 33+1 वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन था आपका कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1935 अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है। योजना आपके सामने है, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। बताएं, केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किससे आपका संबंधित है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो आपका शक्तियों का बंटवारा है वो हमने किस अधिनियम के माध्यम से किया गया, आप बताएंगे सभी। तो वो कौन सा अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935। क्योंकि इसमें संघ सरकार और जो राज्य सरकारी थी तो उनके लिए आपके अलग अलग विषय निर्धारित कर दिए गए, इसलिए आपको याद रखना है शक्तियों का जो विभाजन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से किया गया। क्लियर हो गया। 1935 अधिनियम के माध्यम से किया गया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा आप बताएंगे भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा आप सब जानते हैं। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा जो आपका शब्द है तो ये आपका कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है वैसे आपका मैग्ना कार्टा शब्द। और मैग्ना कार्टा आप पढ़ते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, भारतीय संविधान का भाग 3। भाग 3 को क्या बोलता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्योंकि भाग 3 में क्या है, भाग 3 में आप पढ़ेंगे मूल अधिकार। क्या है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कौन से उसमें है, भाग 3 में, याद रखेंगे। और भाग 3 में इनका विवरण कौन से आर्टिकल से शुरू होता है, 12 से शुरू होता है
और आर्टिकल 35 तक आपके मूल अधिकार मिलते हैं। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार हमने कौन से देश से लिए? ये हमने यूएसए देश से लिए। प्रारंभ में जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। लेकिन हमने बाद में एक संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसमें कौन सा मूल अधिकार? तो ये याद रखेंगे, संपत्ति का मूल अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार, तो ये हमने आर्टिकल 31 से हटा दिया। संपत्ति का मूल अधिकार आर्टिकल 31 से इसको हटा दिया। तो आपको याद रखना है, इसी कारण वर्तमान में आपसे पूछे मूल अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? 6। कितनी संख्या आपकी? 6। ये भी ध्यान रखेंगे। 6 कौन कौन से मूल अधिकार है उन्हें भी आप देख लेंगे। 6 कौन कौन से आपके मूल अधिकार है उन्हें आप देख लेंगे, एक कोड के माध्यम से याद रख लेंगे। एक कोड क्या है? जैसे इसमें ऐसे आप याद रख लेंगे, कोड सम स्वै सोस, सम स्वै सोस धार सं संवैधानिक, ऐसे आपका क्लियर हो जाएगा। सम स्वै सोस धार सं संवैधानिक। और आपके पास कोई आसान तरीका हो उससे याद रख सकते हैं, सम स्वै सोस धार सं संवैधानिक। अब इसमें क्या बन जाएगा? सम से क्या बन जाएगा? सम से बन जाएगा समानता का अधिकार। क्या बन जाएगा? सम से बन जाएगा समानता का अधिकार। उसके बाद में स्वै से क्या बन जाएगा? स्वै से बन जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बनेगा आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। सोच से क्या बन जाएगा? सोच से बन जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या बनेगा आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बन जाएगा आपका। और धार से क्या बनेगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार से बन जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर हो गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सन से क्या बनेगा? सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। क्या है? सांस्कृतिक एवं क्या है? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और क्या है? शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक और क्या है आपका? सांस्कृतिक एवं आपका क्या है? शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ये आपका बन जाएगा इससे शिक्षा का अधिकार। उसके बाद में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट आप पढ़ रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्लियर हो गया। अब आपको याद रखना है इनके लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं। जैसे अगर समानता के अधिकार आपसे पूछ रहा है, समानता का अधिकार, तो याद रखें आर्टिकल 14 से और 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का पूछे, स्वतंत्रता का याद रखेंगे 19 से और 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध पूछे तो आप याद रखेंगे 23 से और 24 तक आपका स्वतंत्रता के विरुद्ध है। धार्मिक स्वतंत्रता का पूछे तो आप याद रखेंगे 25 से और 28 है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार पूछे तो क्या है? आर्टिकल 29 और 23। 31 आपका हटा दिया जो संपत्ति वाला आप पढ़ रहे थे। संवैधानिक उपचारों का पूछे तो क्या है? आर्टिकल 32। भारतीय संविधान की मूल आत्मा किसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है, और यह शब्द किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में कहा था। जबकि वास्तव में भारतीय संविधान की मूल आत्मा क्या होती है? प्रस्तावना। तो इतना भी इसमें याद रखेंगे। तो क्वेश्चन था भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, तो आप याद रखेंगे कौन से भाग को कहते हैं? तो भाग याद रखेंगे कौन से भाग को बोलते हैं? भाग 3। कौन सा भाग है? भाग 3। भाग 3 में इनका विवरण मिलता है 12 से 35। और मूल अधिकारों की आपसे पूछे कि कौन से देश से लिए? यूएसए से। कुल कितनी संख्या थी जब संविधान लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में 7। अब वर्तमान में कितनी है? 6। कौन सा हटा दिया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हमने आर्टिकल 31 से हटा दिया है। वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार 14 से आपका 18 है। 14 से 18। स्वतंत्रता का आपका 19 से 22 है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार क्या है? 29 से 23। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है आपका? आर्टिकल 32। क्या है? आर्टिकल 32। और आप याद रखें जैसे भाग 4 दे रखा है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में आप याद रखेंगे नीति निदेशक तत्व। भाग 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व। ये कौन से भाग में? ये आपके भाग 4 में दिए गए नीति निदेशक तत्व। उसके बाद भाग 2 में, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता। भाग 2 में क्या है आपका? नागरिकता। और भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्यों का क्षेत्र। क्या है? भाग 1 में संघ एवं राज्यों का क्षेत्र। ये कौन से भाग में? भाग 1 में है संघ एवं राज्यों का क्षेत्र। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे सभी को जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो आप बताएंगे अस्पृश्यता या आप बोलते हैं छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में आपका दिया गया है? ये 4 अनुच्छेद आपके सामने, इनमें से आपको बताना है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे कौन सा अनुच्छेद इससे रिलेट करता है। बताएं सभी, बताएंगे।
तो इसमें आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं या अनुच्छेद कह सकते हैं, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में आप पढ़ते हैं क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष क्या है, विधि के समक्ष समानता का, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, इसके लिए आर्टिकल है 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। उसके बाद आप याद रखेंगे जी आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है, अवसर में समानता, अवसर या नौकरी में समानता। अवसर में क्या है, अवसर या नौकरी में समानता। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, इसके लिए आर्टिकल आपका आर्टिकल 16। उसके बाद अनुच्छेद 15 या आर्टिकल 15, तो इसमें आपने पढ़ा होगा धर्म क्या है, धर्म है, जाति है, मूल वंश है। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और क्या है आपका जन्म स्थान। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग तथा क्या है जन्म स्थान। जन्म स्थान के आधार पर क्या है, जो आपका भेद करने से रोकता है, के आधार पर भेद करने से रोकता है, के आधार पर भेद करने से रोकता है। ये आप पढ़ते हैं, भेद करने से रोकता है, ये आपने पढ़ा होगा, इसमें रोकता है। उसके बाद में आपने पढ़ा जी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 आप पढ़ते हैं, अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता की समाप्ति। तो याद रखेंगे अनटचेबिलिटी ऑफ एंड। तो ये आपका अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया? चार ऑप्शन आपके सामने, दाऊद, जयपाल, राजा हरदत्त, भीम प्रथम। बताएंगे इसमें तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय राजा को पराजित किया था तुर्कों ने। तो सबसे पहले आप मुस्लिम आक्रमण, जो मुस्लिम आक्रमणकारी उनमें पढ़ते हैं कि भारत आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी, तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन वो क्या था, अरब था, क्योंकि अरब का शासक था उमैयाद, उसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। तो 712 ईस्वी में भारत आता है, और भारत आने के दौरान 712 ईस्वी में सिंध का शासक होता है राजा दाहिर, उसके खिलाफ आक्रमण करता है। तो एक तो मोहम्मद बिन कासिम से, तो वो तो अरब है, तो वो तो यहाँ से क्वेश्चन हट ही जाना है। उसके बाद में तुर्क की बात करें तो दो हैं, आप मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे। तो मोहम्मद गजनी का आपने पढ़ा होगा, जो पहला आक्रमण है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है, और उसके बाद में दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में करता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा 17 बार आक्रमण करने वाला शासक कौन है, 17 बार, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया वो शासक कौन है, उस शासक का नाम है मोहम्मद गजनी। कितनी बार आक्रमण किया इसने, भारत पर 17 बार आक्रमण किया मोहम्मद गजनी ने। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं इसके बारे में। मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। तो आपको याद रखना है, अगर ज़्यादा भी आक्रमण आपको याद नहीं हो, चार तो आप जरूर याद रखें। 1000 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में और 1027 ईस्वी में, ये चार आक्रमण जरूर आप याद रखेंगे। 1000 ईस्वी में, 1000 आपका 1 में, 1025 और 1027। 1000 ईस्वी में क्या है, इसने आपका सीमावर्ती क्षेत्रों पे किया आक्रमण। कहाँ पे किया, सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया। जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र थे, सीमावर्ती क्षेत्रों पर आपका आक्रमण किया 1000 ईस्वी। 1001 ईस्वी में हिंदू शाही के राजा थे, हिंदू शाही राजवंश है जो आपका पेशावर, पाकिस्तान वर्तमान में, तो पेशावर के निकट, तो पेशावर के निकट इसने किसको पराजित कर दिया, हिंदू शाही राजवंश के शासक थे, इनका नाम क्या था, जयपाल। तो आपको याद रखना है पेशावर के निकट किसको पराजित कर दिया, जयपाल को पराजित कर दिया। 1025 ईस्वी में कौन से मंदिर को लूटा था, इसे भी याद रखेंगे, सोमनाथ मंदिर को लूटा, जो गुजरात में स्थित है सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ मंदिर को लूटा। उसके बाद में आप पढ़ते हैं 1027 में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, ये किया था जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया जी, जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण किया। तो ऐसे कुल मिलाकर के 17 बार आक्रमण है, जिनमें से आपके 4 ही आक्रमण प्रमुख है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया, तो भारतीय शासक यहाँ पे कौन निकल के आ रहा है, तो वो निकल के आ रहा है राजा जयपाल। कौन निकल के आ रहा है, राजा जयपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका राजा जयपाल। क्लियर हो गया, कौन हो जाएगा, राजा जयपाल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया। 4 ऑप्शन आपके सामने, फिरदौसी, उतबी, अलबरूनी, फर्रुखी। इनमें से आप बताएंगे महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था। बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे जी, कौन सा प्रसिद्ध लेखक भारत आया, ये बताना है।
तो इसमें आप याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा अल बरूनी। अल बरूनी इसके साथ भारत आया, अल बरूनी। और अल बरूनी आप पढ़ते हैं, इसके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक आपने पढ़ा हो, किताबुल हिंद का लेखक कौन है, किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद के लेखक आप पढ़ते हैं, किताबुल हिंद के लेखक कौन है, अल बरूनी। और आपने पढ़ा होगा शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, शाहनामा। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, फिरदौसी। और इस पुस्तक को पूरा करने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था, 30 वर्ष का समय लगा था, आपको ये भी ध्यान रखना है। और शाहनामा पुस्तक आपसे पूछे कि कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो आप याद रखेंगे, शाहनामा आपसे पूछ रहा है कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो भाषा भी आप याद रखेंगे, फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है शाहनामा। और किताबुल हिंद पूछे तो आप याद रखेंगे कौन सी भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में लिखी है किताबुल हिंद। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद सईद या मीर जुमला, मुराद, औरंगजेब या मुराद सरी। इनमें से आपको बताना है कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने आपका गिफ्ट दिया था, बताएंगे सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मोहम्मद सईद, या इसका उपनाम क्या था, मीर जुमला। ये हीरो का आपका व्यापारी था और इसने कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता है, लघु अकबर। लघु अकबर के लिए ऑप्शन है शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद, दारा शिकोह। इनमें से आप बताएंगे लघु अकबर के नाम से किसे जाना जाता है, लघु अकबर। तो लघु अकबर ये सब आप देख रहे हैं, ये शाहजहां के पुत्र हैं चारों, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद और कौन है, दारा शिकोह। तो आप पढ़ते हैं शाहजहां का जो सबसे बड़ा पुत्र है इसका नाम क्या था, दारा शिकोह था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था, दारा शिकोह। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लघु अकबर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लघु अकबर। और एक आपने पढ़ा होगा शाहे बुलंद इकबाल, क्या है, शाहे बुलंद इकबाल। शाहे बुलंद इकबाल किसे कहा जाता है, शाहे बुलंद इकबाल। तो शाहे बुलंद इकबाल भी अगर आपसे पूछ रहा है तो आप ये भी याद रखेंगे, शाहे बुलंद इकबाल किसे कहा जाता है, दारा शिकोह को। और आप पढ़ते हैं जी जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है, जिंदा पीर। जिंदा पीर किसे बोला जाता है, जिंदा पीर आप याद रखेंगे, औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर। ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कैगा, नरोरा, तारापुर या कोटा। इनमें से आपको बताना है भारत में स्थित पहला परमाणु संयंत्र आपका कौन सा है जो भारत में स्थापित किया गया। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे सबसे पहला परमाणु संयंत्र आपका कौन सा है, बताएं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले हमने 1969 में तो तारापुर में आपका स्थापित किया 1969 में। और तारापुर ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और हमने कौन से देश के सहयोग से, यूएसए के सहयोग से हमने स्थापित किया। तो याद रखेंगे सबसे पहले परमाणु संयंत्र कौन सा स्थापित किया, तारापुर। तारापुर कब स्थापित किया, 1969 में। किसके सहयोग से, यूएसए के सहयोग से। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में। उसके बाद आपको याद रखना है जी, इसी में आप याद रखेंगे जैसे अन्य आप परमाणु संयंत्र पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर ये भारत की लोकेशन है, तो अन्य परमाणु संयंत्र आपसे पूछा जाए, अन्य परमाणु संयंत्र आप याद रखेंगे तो ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप याद रखेंगे रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पर है, रावत भाटा आपका राजस्थान में। उसके बाद आप याद रखेंगे, नंबर 2 याद रखें काकरा पार। काकरा पार, काकरा पार आपका कहाँ पर है, काकरा पार ये आपका गुजरात में। नंबर 3 आप याद रखेंगे जी, नंबर 3 कौन सा हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा आपका तारापुर। कौन सा हो जाएगा, नंबर 3 तारापुर। तारापुर आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ऐसे हम क्रम से लगा देते हैं। नंबर 4 आप याद रखेंगे कैगा। कैगा, कैगा कहाँ पर है जी, कैगा आप याद रखेंगे कहाँ पर है, कर्नाटक में। कैगा कर्नाटक में। फिर आप याद रखेंगे एक कौन सा है, एक आपका है कलपक्कम। कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु में। एक आप याद रखेंगे जी कुडनकुलम। कुडनकुलम भी कहाँ पर आपका, तमिलनाडु में। और एक आप याद रखेंगे जी, ऊपर आप उत्तर भारत में आ जाएं, और एक आपका कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, नरोरा। नरोरा आप याद रखेंगे बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा कहाँ पर है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है।
तो इस तरीके से आपसे पूछा जाए कितने परमाणु बिजली केंद्र है भारत में, फिर कितने परमाणु बिजली केंद्र आपके साथ, कौन कौन सा, रावत भाटा कहाँ पर है, राजस्थान, काकरा पार्क कहाँ पर है, गुजरात, तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र, कैगा कहाँ पर आपका, कर्नाटक, नेक्स्ट कल्पक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु, कुडनकुलम कहाँ पर है, तमिलनाडु, और नरोरा कहाँ पर है, नरोरा है आपका बुलंदशहर, कहाँ पर नरोरा, बुलंदशहर। तो आपसे पूछा जाए भारत में स्थापित होने वाला सबसे पहला परमाणु बिजली केंद्र कौन सा है, तारापुर। तारापुर आप याद रखें किसके सहयोग से, यूएसए के सहयोग से, किस वर्ष 1969, और कौन से राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा विस्फोटी तारा है, ग्रह का है, पुच्छल तारा है, ब्लैक होल है, बताएंगे। सुपरनोवा आप पढ़ते हैं, सुपरनोवा किसे कहा जाता है, सुपरनोवा। सुपरनोवा आप ध्यान रखेंगे, सुपरनोवा हम किसे बोलते हैं, तो सुपरनोवा होता क्या है, एक विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, सुपरनोवा कहलाता है। विस्फोटी तारा क्या कहलाता है आपका, सुपरनोवा कहलाता है। आपसे पूछेगा तारे में ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया होती है, तारे में ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया होती है, तो इस क्रिया का भी आप नाम याद रखेंगे। क्रिया का नाम क्या है, नाभिकीय संलयन। कौन सी क्रिया है तारे में ऊर्जा का स्रोत, तारे में ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया है, नाभिकीय संलयन क्रिया है तारे में ऊर्जा का स्रोत। क्लियर हो गया। तारे में ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया है, नाभिकीय संलयन क्रिया है। उसके बाद आप याद रखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तारों का रंग, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, आयतन पर, द्रव्यमान पर। तो इसमें से इस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, तारों का रंग। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, बताएंगे सभी। तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है तारों का रंग। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। तारे में ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया है, नाभिकीय संलयन। और आपसे पूछा जाए जी सूर्य क्या है, ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, तो सूर्य क्या है आपका, एक तारा है, क्योंकि इसमें अपनी ऊर्जा का स्रोत कौन सी क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन क्रिया हुआ आपका। तो सूर्य आप याद रखें, सूर्य भी क्या है आपका, एक तारा है। और सुपरनोवा क्या है, एक विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, सुपरनोवा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के क्षेत्र में WWW का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप बताएंगे इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। WWW बताएंगे आप, तो वर्ल्ड वाइड रेसलिंग है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टार है, या वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग है, बताएंगे। इंटरनेट के क्षेत्र में बताना है आपका। WWW का जो आपका अर्थ है वो क्या है, बताएंगे सभी, बताएं, कमेंट करके बताएंगे जी, बताएंगे। WWW आप पढ़ते हैं, WWW की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो वो क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये किसकी फुल फॉर्म होती है, ये होती है आपकी WWW की। क्लियर हो गया। WWW की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। आगे बढ़ते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति आपको बतानी है कहाँ पे मिलती है, मुख्य रूप से मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ का रण, या दंडकारण्य क्षेत्र। आपको बताना है कहाँ पे आपकी मिलती है मैंग्रोव वनस्पति। तो मैंग्रोव वनस्पति आप सब जानते हैं, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर मिलती है, सबसे ज़्यादा मिलती है सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पर है, सुंदरवन आपका कहाँ पर है जी, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मैंग्रोव वनस्पति देखने के लिए मिलेगी। जो दलदली वनस्पति है, दलदली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं, मैंग्रोव। और सबसे बड़ा जो मैंग्रोव क्षेत्र है वो कौन, आपका सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये चार ऑप्शन आपके सामने। 77.7% है, 48.4% है, 22.3% है, 62.2% है। इनमें से आपको बताना है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 77.7%। कितना है आपका, 77.7%। ये ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को लागू किया गया। ये चार ऑप्शन आपके सामने। 17 अक्टूबर 2000 में, 9 जून 2000 में, 22 मार्च 2000 में, 3 अप्रैल 2000 में। इनमें से आपको बताना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 17 अक्टूबर वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आपका लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ट्विटर के संस्थापक कौन है, जैक डोरसे, मार्क जुकरबर्ग, ब्रायन एक्टन, या केविन सिस्टॉम।
आप बताएंगे ट्विटर के संस्थापक कौन है। ट्विटर के संस्थापक आपको बताने कौन है। ट्विटर के संस्थापक आप याद रखेंगे, जो इनमें ऑप्शन है वो कौन है, जैक डोरसे। कौन है, जैक डोरसे। और जैक डोरसे के द्वारा ट्विटर की जो स्थापना ये किस वर्ष की गई थी, इसे भी वर्ष भी याद रखेंगे, 2006। कब स्थापना की गई, 2006। क्लियर हो गया, 2006। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। 4 ऑप्शन आपके सामने, 1959, 1969, 1961, 1967। इनमें से आपको बताना है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला आपका सर्वोच्च पुरस्कार है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप याद रखेंगे, इसकी जो शुरुआत है वर्ष 1969 में की गई। और आपसे पूछा जाए प्रथम बार ये किसे प्रदान किया गया, प्रथम बार आपसे पूछा जाए तो प्रथम बार किसको दिया गया, देविका रानी। किसको दिया गया प्रथम बार दिया गया आपका देविका रानी। तो ये नाम याद रखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये आप याद रखेंगे, प्रथम बार किसको दिया गया, देविका रानी को दिया गया। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में। कब की गई थी इसकी शुरुआत, 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वीपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वीपो आपको बताना है, वीपो एक संस्था है, तो आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, लंदन। इनमें से आप बताएंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे वीपो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बताएं, सभी कमेंट करके बताएं वीपो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। वीपो क्या है आपकी संस्था, वीपो की पहले आप फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म बनती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये इसकी फुल फॉर्म बनती है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये इसकी फुल फॉर्म बनती है, वीपो इसको बोलते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे पूछा है जो वीपो है, वीपो का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है। वीपो का मुख्यालय आप याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है, वीपो का मुख्यालय आप याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है, आपका जेनेवा। और जेनेवा आप जानते हैं, जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में स्थित है आपका जेनेवा। तो वीपो का मुख्यालय आप याद रखेंगे जेनेवा। फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैनरा बैंक का मुख्यालय स्थित है, कैनरा बैंक आप बताएंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। बताएं कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। कैनरा बैंक आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे कहाँ पर है, बेंगलुरु में स्थित है, आपका बेंगलुरु में स्थित है कैनरा बैंक। आपसे पूछा जाए भारत में आरबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। आरबीआई बैंक आप पढ़ते हैं 1935 में स्थापित हुआ आरबीआई बैंक। क्लियर हो गया। और आप पढ़ेंगे 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 19 जुलाई 1969। और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये याद रखेंगे 15 अप्रैल 1980। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1980। ये बैंकिंग में से बहुत ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1955 में। क्योंकि एसबीआई बैंक का पुराना नाम क्या था, पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इसका पुराना नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1985। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका, मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैनरा बैंक आपका हो गया। नेक्स्ट, केचुआ का हृदय कितने कक्षों का होता है। केचुआ का हृदय 1, 2, 3 या 4 बताएंगे सभी। मानव हृदय कितने कक्षों का होता है, 4 कक्षों का होता है, जिसमें 2 आलिंद रहते हैं, 2 निलय रहते हैं। ये मानव हृदय होता है। और मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। और एक बार धड़कने पर कितना ml रक्त पंप करता है, 70 ml।
मानव हृदय का जो अध्ययन है वो कौन सी शाखा में करते हैं? कार्डियोलॉजी शाखा आप पढ़ते हैं, कार्डियोलॉजी आपकी शाखा है, उसमें मानव हृदय का अध्ययन किया जाता है। ये आपके क्वेश्चन है कुछ। लेकिन यहाँ से केचुआ का हृदय पूछा है, केचुआ का हृदय कितने कक्षों का होता है? तो इसका आप आंसर याद रखें, कितने कक्षों का होता है? 4 कक्षों का होता है केचुआ का हृदय। कितने कक्षों का होता है आपका? 4 कक्षों का होता है। किसका हृदय? केचुआ का हृदय कितने कक्षों का होता है? 4 कक्षों का। तो ये आज का आपका मॉक टेस्ट था। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।